देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचे पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी से जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे पहाड़ों पर ना जाने की सलाह भी दी है। इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है। बर्फबारी से मैदानों में ठंड भी बढ़ गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सभी जगह पर पिछले 2 से 3 दिनों में काफी हैवी स्नोफॉल हुआ है। यही वजह है कि इस बर्फबारी की वजह से इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और मैदानी इलाकों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर तापमान नीचे लुढ़क गया, यानी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए यह काफी आनंदमय तस्वीरें होती हैं, काफी शानदार माहौल होता है। देश के अलग अलग इलाकों से पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको इस भारी बर्फबारी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में तापमान माइनस से भी नीचे चला गया है। और उत्तराखंड के जोशीमठ की यह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर हर जगह बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 40 घंटे से बारिश और बर्फबारी जारी है। गंगोत्री हाईवे और यमुनोत्री हाईवे समेत 8 लिंक मार्ग बंद है। साथ ही पिछले 15 घंटे से 300 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। इस बर्फबारी में कुछ बाराती भी फंसे हुए नजर आए। दूल्हे समेत 200 बारातियों को कड़ाके की ठंड के बीच रात बितानी पड़ी। बाराती गाड़ियों में फंसे रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जहां पर देखिए किस तरह से हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। शादियों का सीजन है और यही वजह है कि उत्तराखंड में एक दूल्हा बर्फबारी में फंसा रहा। रात भर बाराती गाड़ियों में बैठे रहे और सही समय पर शादी में पहुंच नहीं पाए। तो जनजीवन ठप, बर्फ की नाकेबंदी आपको पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हैवी स्नोफॉल, यानी भारी बर्फबारी वहां पर पिछले 2 से 3 दिनों में हो रही है। टूरिस्ट हालांकि इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी। और शासन प्रशासन की तरफ से कोई हमारी व्यवस्थाएं नहीं है। हाँ जी। लगभग कितने घंटे हो गए लगभग यहाँ पे? 4.5-5 घंटे हो गए लगभग। हमें कम से कम 5 घंटे हो गए यहाँ पे। बहुत में फंसे हुए हैं जी। कोई सुनता नहीं है। आपके पुत्र की शादी आज? जी हमारे बालक की शादी है जी। लेकिन हम 5 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। यदि किसी की तबीयत खराब हो गई जी। तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने प्रशासन को भी ये कर रखा है। वही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 4 युवक बर्फबारी में फंस गए हैं। युवक ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े थे, उसी दौरान बर्फबारी शुरू हुई। 4 फीट से ज्यादा की बर्फबारी वहां पर हुई है। फंसे युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बर्फबारी से निकाला गया। 2 युवकों को काफी चोटें भी आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस बर्फबारी की वजह से कुछ नौजवान लोग हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फंस गए थे। हालांकि इन सभी फंसे हुए युवाओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये युवक वहां पर घूमने निकले थे, लेकिन तभी वहां पर काफी हैवी स्नोफॉल हुआ, जमकर वहां पर बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से ये चारों युवक वहां पर फंस गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रशासन को खबर मिली, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची और चारों युवकों को फिलहाल सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इन 4 युवकों में एक युवक को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बर्फबारी की वजह से आम लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। लोगों की जिंदगी पर इसका काफी असर पड़ रहा है, जो लोग पहाड़ी राज्यों में रह रहे हैं। और अब बात रामपुर में नवाबी जंग की। रामपुर की सियासी जंग में हैदर अली खान बनाम अब्दुल्ला आजम की लड़ाई होने की उम्मीद जताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बीच अपना दल ने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से हैदर अली खान को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हैदर ने हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर अपना दल का दामन थामा है। यूपी में अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और हैदर अली यूपी में एनडीए के पहले मुस्लिम प्रत्याशी होंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इसी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की उनकी भी उम्मीद जताई जा रही है। नवाब परिवार से संबंध रखने वाली रामपुर की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो के पोते हैदर अली दूसरे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद टिकट ठुकराकर किसी और पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। अब रामपुर की स्वार टांडा सीट से हैदर अली चुनावी किस्मत आजमाएंगे। यहां उनका मुकाबला आजम खान के बेटे से होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सबसे पहली बात, आप स्वार टांडा से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लड़ेंगे, किस तरह की चुनौती आपके लिए रहेगी? देखिए, अब्दुल्ला आजम कोई हुआ है एक, क्या है अब्दुल्ला आजम? उन्होंने 17 में जो चुनाव जीता था तो सरकार और प्रशासन के दबाव में जीता था। उनके यहाँ एक सीओ था जो एसपी से ज़्यादा पावर रखता था। वो हर किसी को उठा रहा था, झूठे मुकदमों में फंसा रहा था, झूठी धाराएं लगा रहा था। तो अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप कोई चुनौती नहीं मानते, लेकिन आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप पहले एनडीए के मुस्लिम प्रत्याशी हैं। क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश की है एनडीए ने? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का धन्यवाद देता हूँ, आशीष जी का, और सबसे महत्वपूर्ण जो बीजेपी की टॉप ब्रास लीडरशिप है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी जेपी नड्डा जी, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी बंसल जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो स्वार टांडे को इस चीज़ के लिए चुना है। और जो उन्होंने विश्वास दिखाया, पब्लिक में भी वही उत्साह है। मैं आपको बताऊँ तो संदेश जो आप जो संदेश की देना चाह रहे हैं, जो ऑपोजिशन उंगलियां उठाता था, अब ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। लेकिन ये बताइए कि आपके हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया था, आप अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए, ये क्यों हुआ? कैंडिडेट आपके पिताजी भी कांग्रेस में है, आप क्यों अपना दल आपने चुनी? देखिए, मैंने सबसे पहले ये मेरी नीति, मेरी सोच है, मैं बताऊं, वो मेरे पिता हैं और पिता हमेशा रहेंगे। मैं सिर्फ विकास चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित हुआ, और जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रही है, उन्होंने जो विकास के काम किए हैं, नीतियों से उनके प्रभावित हुआ हूँ। हमारी विधानसभा अगर देखा जाए, एक पुल था जो सदर विधानसभा को टांडे से जोड़ता था। आजम खान ने वो पुल तोड़ा, सिर्फ पब्लिक को नुकसान पहुंचाया, लाखों आदमी परेशान था। आज वो पुल बनने जा रहा है, इस सरकार की देन है। चाहे बाढ़ आई या कोरोना आया, हर किसी को घर बैठे बैठे राशन मिला। मैं नीतियों से प्रभावित, विकास की ओर से प्रभावित है। लेकिन पिताजी कांग्रेस में है, आप एनडीए में है, जो एक दूसरे की धुर विरोधी हैं। तो क्या परिवार में किस तरह से बिल्कुल एकदम क्या रहेगा? ऐसा है, मुलायम सिंह जी की बहू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। नेताजी समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। तो देखिए, अब जब वो कर सकते हैं, मेरे पिता तो उनकी अपनी अलग सोच है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। देखिए, वो पिता हैं, वो बड़े हैं, हमारे रहेंगे। नेताजी उनके ससुर हैं, ससुर हमेशा रहेंगे। आशीर्वाद बड़ों का हमेशा रहता है। लेकिन ये हमारे अपनी नीति फैसले होते हैं। मैंने अपनी जनता के हित में जो बेहतर समझा मैंने किया। ठीक है हैदर, आप उस रामपुर से आते हैं। रामपुर में एक बड़ा नाम निश्चित तौर पर आजम खान है, इस वक्त जेल में है। अब्दुल्ला आजम जेल से अभी छूटे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं फंस सकता है? एक सिंपैथी की जो सहानुभूति की लहर जिसे कहते हैं, वो आजम खान के फेवर में जा रही है। आपको क्या उम्मीद है स्वार टांडा से आप अपना दल से प्रत्याशी? देखिए, पहली बात तो सहानुभूति किसी में नहीं है। मैं आपको बताऊं, आजम खान ने सपा सरकार में लोगों को घर से बेघर किया है, लोगों के घर तोड़े हैं, लोगों का रोजगार छीना है। और आज की डेट में अगर उनके बेटे रो रहे हैं तो वो सिर्फ यूँ रो रहे हैं क्योंकि उनके ये एक ड्रामा है। आजम खान भी नौटंकी ड्रामा करते थे, रोने धोने का। पब्लिक हर चीज समझ रही है। पब्लिक की कोई जनहित की लड़ाई में तो नहीं गए हैं। अपनी जेबें भरी हैं, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करी है, अवैध तरीके से लोगों की जमीनों पे कब्जा किया है, गुंडाई करी है, बदमाशी करी है, उसमें जेल गए। कोई आजादी की लड़ाई लड़के थोड़ी ना जेल गए। ये बताइए कि आपको अपना दल ने टिकट दिया, लेकिन बीजेपी की अभी तक लिस्ट में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करते, और लेकिन आपको प्रत्याशी घोषित किया, क्या आपको इस पर कहना है? देखिए, मैं आपको पहली बात स्पष्ट करूं, 2019 में आप लोग खुद मानेंगे कि मुसलमान महिलाओं ने, हमारी माओं ने, बहनों ने बहुत अधिकतर वोट
एनडीए को दिया है, ये तो आप भी मानते हैं। अब ये जो बात कह रहे हैं आप बीजेपी की लिस्ट में, वो पार्टी हाई कमांड का फैसला होता है। देखिए मैं उस पर कोई नहीं होता हूँ टिप्पणी करने वाला। जो पार्टी की कमेटी में होती है, जो बैठक होती है, जो वो फैसले लेते हैं, वो पार्टी अपने स्थल से लेती है। आज ये देखिए, ये आज एक ऐतिहासिक, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने आपको टिकट दिया है, तो ये मैं मानता हूँ कि ये मुसलमान भी ये चीज़ समझ रहा है कि अब ये जो विपक्ष के लोग आके उनको बहकाते थे, अब वो बहका नहीं पाएंगे। पिता ने कुछ कहा जब आप एनडीए से प्रत्याशी, उन्होंने क्या बात कही, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। क्या पहला रिएक्शन उनका क्या था जब आपने बोला कि चाहे मैं, मेरी दादी हो चाहे मेरे पिता हो, वो मेरे बड़े हैं, मुझे हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद रहेगा। और ये मेरी एक अपनी, मैंने एक जो फैसला लिया है, जो मैं पब्लिक की जनहित की लड़ाई लड़ रहा हूँ समाजवादी के खिलाफ, जो हमने ये झंडा मतलब जो लड़ाई हमने शुरू करी है, तो मेरे जो बड़े हैं उनका हमेशा आशीर्वाद रहेगा। फाटांडा में कितना आपको उम्मीद लग रही है? क्या आप वहाँ से? में एक उम्मीद की नहीं, मैं कह रहा हूँ पब्लिक की खुशी की लहर है। अच्छा, क्योंकि उनका मानना यह है कि अब हमारी सीट को निश्चित रूप से कोई नहीं रोक रहा है। और जो अगर आप मुसलमानों की बात करें या अन्य समाज की, हिंदू बिरादरी की समाज की बात करें, दोनों में खुशी की लहर है कि हमारी सीट निकल रही है और समाजवादी बुरी से बुरी तरह आ रही है। अभी समाजवादी में पहले पता तो चले कि प्रत्याशी कौन होगा। अभी तो संभवतः अब्दुल्ला आजम ही प्रत्याशी होंगे। उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो पहला उनका जो विधायकी थी वो रद्द हो गई थी, अब वो फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, संभवतः वही प्रत्याशी। ऐसा है, पब्लिक जानती है, पब्लिक अपना वोट एक बार बर्बाद कर चुकी है। उन्हें पता है कि इन पे सजा निश्चित रूप से होनी है और इनके पिता को भी होनी है, जो इन्होंने घोटाले किए हैं, पब्लिक को लूटा है। अब आई बात इनकी, इनके 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। अब ये तो पहले नॉमिनेशन तो कौन से डालें, क्या डालें, वो एक अलग बात है। देखिए अभी तो ये सूत्रों की बात आप कर रहे हैं, जब नॉमिनेशन क्लियर हो जाएगा फिर आपको सामने आ जाएगा कौन एक आखिरी सवाल, क्या रामपुर में अब 2 बड़े सियासी घरानों के बीच में ये सियासी लड़ाई और सियासी जंग होने वाली है? देखिए ये हमारा जो परिवार है उसने रामपुर को बसाया है। हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी को हमेशा साथ लेके चलें। अगर मस्जिदें बनवाई हैं तो मंदिरों के लिए भी जगह दी है, और जितनी मदद हुई है वो भी करी है। हमारा परिवार हमेशा ही हर रामपुर के हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर पिछड़े, हर जाति, हर बिरादरी के साथ रहा है। तो अब जो आप भी करें, तो सियासी घरों की लड़ाई, अब पहले तो वो अपने आप को तो सही कर लें। सियासत तो बात की बात है। मुस्लिमों का वोट मिलेगा आपको? पूर्ण बहुमत से मिलेगा। और बहुमत मैं आपसे कह रहा हूँ आपको, देखिए मैं मुंह ज़बान नहीं कहूँ, कोई फ़ायदा नहीं। जब 10 मार्च को नतीजा आएगा